100 रोटी वाला ससुराल। सुनो जी, मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है। उसका ध्यान तो बस घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही रहता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज़्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फ़ोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है नज़र में। उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़की की बात चल रही है यहाँ? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम। अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी? ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी के बाद चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है। शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास है और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है। कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसके ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर वीर रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है मीठा बने या नमकीन? बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा? बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियां सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6 और बच्चों की 2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6 रोटी मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2 रोटी मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? माँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी? शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज़्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथते गूंथते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियां कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतजार कर रहे हैं। ज़रा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो। सब
चमकपुर गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सौतेली माँ और बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी सौतेली माँ ने सब कुछ अपने और अपने बच्चों के नाम पे कर रखा था और गोपाल को हिस्से के नाम पे 3 गायें दे रखी थी। गोपाल पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर नौकरी ना मिलने के कारण उसने सोच लिया था कि वो अब उन तीनों गायें की खूब देख रेख करके उनसे जो दूध मिलेगा उसे बेच के अपना कारोबार चलाएगा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गौ माता, तुम तीनों के अलावा मेरा अब कोई भी नहीं है। बस मेरा घर चलाने के लिए तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों गायें बहुत ही हट्टी कट्टी और जवान थीं और रिश्ते में भी एक दूसरे की बहनें लगती थीं। चंपा, चमेली और मैना। मैना सबसे बड़ी और समझदार गाय थी। चंपा गर्भवती थी और चमेली को अभी अभी बच्चा हुआ था। वो दूध दे रही थी, जिसके दूध को बेच के गोपाल का थोड़ा बहुत घर चल रहा था। पर गोपाल को अब चंपा और मैना पे पूरा भरोसा था कि जब उनका बच्चा हो जाएगा तो वो खूब दूध देने लगेंगी और जिससे उसका कारोबार अच्छे से सेट हो जाएगा। देखा चमेली बहन, हमारे मालिक को कितनी उम्मीदें हैं हम तीनों से। हाँ चंपा, सुना मैंने, मालिक ने हमसे कितनी सारी उम्मीदें लगा रखी हैं। और उम्मीद रखे भी क्यों ना, कितना समय खर्च करते हैं मालिक हम पे और कितनी सेवा करते हैं हमारी, कितना खिलाते पिलाते हैं हमें। और फिर हम मालिक की उम्मीदों पे खरा ना उतरेंगी तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। सही कह रही हो बहन तुम। चलो हम तो मालिक के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तुमने बच्चा दे दिया है, दूध भी दे रही हो, मैं भी गर्भवती हूँ। थोड़े दिनों में मैं भी बच्चे को जन्म दे दूंगी, फिर दूध भी देने लगूंगी। लेकिन इस मैना दीदी को देखो, हम दोनों से बड़ी हैं, एक बार भी बच्चा ना दे पाई आज तक। क्या इसका फर्ज नहीं बनता मालिक के लिए कुछ? ये तो बड़ी हैं, हमसे ज्यादा इसको मालिक के लिए करना चाहिए था। लेकिन हम छोटी होकर इतना सोच रहे हैं। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? क्या गलत कह रहे हैं हम? सही तो कह रहे हैं। कितने सालों से बांझ पड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? बच्चा देना ना देना मेरे हाथ में थोड़े ना है। मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ ना। मैं भी चाहती हूँ कि दूध दूँ और मालिक को मेरे दूध से कुछ फायदा हो। अरे तुम क्या बच्चा दोगी जो इतने सालों से नहीं दे पाई? तुम ये ख्वाब लेना बंद करो कि तुम बच्चा दोगी और तुम्हारे दूध से मालिक को कोई फायदा होगा। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन मैना की बेबसी का मजाक उड़ाती हैं और उस पे हंसती हैं। इस बात से मैना बहुत दुखी होती है और रोती है कि उसी की बहनें उसको दिलासा देने की बजाय उसे ताने मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। फिर एक दिन गोपाल का पड़ोसी उससे कहता है, अरे गोपाल, तुम्हारी 2 गायें तो ठीक है, एक गाय का क्या है? उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं है, बेच क्यों नहीं देते उसे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेचना क्यों उसे? अभी बच्चा नहीं दे रही तो क्या पता कल वो बच्चा दे दे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अरे नहीं गोपाल, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम्हें अपना कारोबार जल्द खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब तुम्हें जो भी करना है अकेले ही करना है। आगे शादी भी तो करनी है तुम्हें, उसके लिए भी खूब पैसा कमाना पड़ेगा। जब तुम्हारी सारी गायें दूध देंगी तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। मेरी मानो तो तुम अपनी गायों को क्रॉस करवा के देख लो, शायद उससे बच्चा हो जाए। हाँ, ये सुझाव तुमने सही दिया, मैं कल ही ऐसा कर लेता हूँ। सुना तुमने मैना बहन मालिक की बातों को? कितना परेशान है मालिक तुम्हारी वजह से। पर तुम्हें तो कोई बात कह ही नहीं सकते, झट से बुरा जो मान जाती हो तुम। मैना ये सब सुन के बहुत दुखी होती है, पर करती भी क्या, उसके हाथ में कुछ नहीं था। गोपाल ने मैना को क्रॉस करवा के भी देखा, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। गोपाल, जो सुझाव मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो तुमने आजमाया? हाँ भाई, वो भी करके देख लिया, पर उसका भी कोई असर ना हुआ। ये गाय किसी काम की नहीं है गोपाल, मेरी मानो तो इसे बेच दो। मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से क्रॉस करवा के देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। देख लो, पर मुझे नहीं लगता। देखा, इन लोगों को भी पता चल गया तुम बच्चा नहीं दे सकती, तुम बांझ ही रहोगी। सही कह रही हो तुम दीदी, इतने जतन करने के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा तो अब क्या होगा? गोपाल मैना को एक बार फिर से क्रॉस करवा लेता है। दोनों बहनें चंपा और चमेली मैना के बांझपन का मजाक उड़ाती हैं और उस पे खूब हंसती हैं। फिर एक दिन मैना चमेली के बच्चे के साथ खेल रही थी कि तभी चंपा देख लेती है। हाँ देख तो चमेली दीदी, ये मैना दीदी तेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू इस बांझ के साथ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? जब मेरा बच्चा आ जाएगा मैं
माँ और बाबूजी को नहीं बता सकते थे तो क्या हुआ, मुझे ही बता देते। अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा। उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरी भाभी आई है, एक लौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है। काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ, मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ, आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी। अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननद जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननद बहुत मायने रखती है, आप तो इस चीज को समझती हो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ, आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो, रुको मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हारे गोरे रंग पर खिल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो आप, ये तो बहुत प्यारा कलर है और ये कलर भी मीडियम है, इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहनकर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी ये लो सूट। अरे ननद जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती, चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननद को दिखाती है। देखो ननद जी कैसा लग रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सांवले रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहाँ सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छे हो ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननद के कमरे में आती है तो वो ननद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है। कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननद जी आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननद जी बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी, आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननद बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननद जी, भगवान ऐसी ननद हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है। ननद के सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है, मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी।